नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। लगातार ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं मुल्क में, खास तौर से दिल्ली में, या यूं कह लें कि उत्तर प्रदेश के जो आसपास के इलाके हैं, चाहे वो हरियाणा हो या फिर नोएडा हो या दिल्ली हो, ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं जिससे ये शक पैदा हो रहा है और ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अचानक ऐसे मामले, खास तौर से जिससे मजहबी मुनाफरत या जिसे हम कहते हैं धार्मिक उन्माद, वो बढ़ जाए, वो फैल जाए, समाज में जो एक मेल जूल का रिश्ता कायम है अलग अलग मजाहब के लोगों के बीच में, उसमें एक खटास पैदा हो जाए, उसमें नफरत या जहर घुल जाए। ऐसे वाकयात रूनुमा अचानक क्यों हो रहे हैं? क्या वाकई 8 अगस्त को जंतर मंतर पर पुलिस की इजाजत के बगैर जो इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी, उसके बारे में कुछ सवाल पूछने वाला है। आखिर दिल्ली पुलिस जो इतने हरकत में रहती है, उसे कैसे ये नहीं पता चला कि हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई जंतर मंतर पर, जबकि पुलिस से उसको इजाजत नहीं थी। और वहां पर बीजेपी के एक लीडर ने, जिनका नाम अश्वनी उपाध्याय है, उन्होंने एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। उस प्रोग्राम में ऐसे इश्तियाल अंगेज नारेबाजी हुई, जिसके बाद लगातार वहां पर उस पर हो रहे उस वाकयात पर सवाल उठने लगे। एक तरफ एक रोज कबल की ही बात है जब हिंदुस्तान ने, पहली बार हिंदुस्तान के किसी वज़ीर आज़म ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की चेयरमैनशिप जो है यानी सदारत की है, यानी कि दुनिया को हम एक प्लेटफॉर्म से एक पैगाम देने का जब हमारा मौका आया है, तब ऐसे में मुल्क के अंदर ऐसे वाकयात रूनुमा हो रहे हैं जब किसी खास मजहब के खिलाफ, खास तौर से गाहे बगाहे अक्सर मुसलमानों के खिलाफ ऐसे नारेबाजी होती है जिसे अगर आप सुन लें तो आप सोचें कि शायद हम हिंदुस्तान में नहीं किसी और मुल्क में रह रहे हैं जहां पर अक्सर इस तरह की वारदात होती रहती है। मेरा आज सवाल इसी पर लेकर है कि आखिर पुलिस दिल्ली की कहां सोई रही थी? कैसे बिना इजाजत के हजारों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है? और ऐसे लोग जो नफरत या जहरीले बयान देते हैं, उन्हें इतनी हिम्मत कहां से मिलती है? आखिर कौन है वो? किसकी ईमा पर, किसके इशारे पर, किसके दिमाग पर, किसकी प्लानिंग पर इस तरह से लगातार अमल होता जा रहा है? जब पुलिस पर काफी दबाव पड़ा तो खबर यह है कि 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें बीजेपी के लीडर अश्वनी उपाध्याय भी शामिल हैं। इसी पर आज अगले आधे घंटे होगी पूरी तफसील से बातचीत। तो हमारे साथ अगले आधे घंटे तक इस खास मौजू पर होंगे हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद जो दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं, और प्रेम कुमार जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और हमारे साथ होंगे दिल्ली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर कलीमुल हफीज। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले एक सवाल यहां पर यह मैं करना चाहूंगा खुर्रम आपसे कि आखिर ये प्रोग्राम किस तरह का था? हम हालांकि वीडियो हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम उस वीडियो को आवाज के साथ सुना भी नहीं सकते। नाज़रीन, वाकई शायद आपने सोशल मीडिया पर कहीं सुना या देखा हो या पढ़ा हो, लेकिन उस वीडियो में इस तरह की नारेबाजी है, इतनी नफरत है, इतने जहरीले बयान हैं कि जिसे सुनाया जाना भी एक कहीं ना कहीं जुर्म हो जाएगा, इसलिए हम आपको वो सुना नहीं सकते। खुर्रम, मैं आपके पास आना चाहता हूं। द्वारका, उससे पहले पटौदी में ऐसा ही एक बयान हुआ था, महापंचायत हुई थी और एक खास मजहब के खिलाफ कई तरह के जहरीले बयान दिए गए थे। फिर जो है वो द्वारका का मामला सामने आया, अब ये मामला सामने आया है। 8 अगस्त का मामला है, गिरफ्तारी आज होती है। पूरी तफसील जरा बताइए खुर्रम। देखिए विशाल, आपको मालूम है कि हमने इससे पहले ही दिल्ली में जो द्वारका में हज हाउस है उसको लेकर के रिपोर्ट किया था कि वहाँ पर किस तरीके से एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन हुआ और एक जो तशद्दुद का माहौल बनाने की कोशिश हुई। और उसके बाद वहीं से एक कॉल दी गई थी जिसमें कहा गया था कि हम इतवार के दिन जंतर मंतर जाएंगे। और इसी दरमियान अश्वनी उपाध्याय जो बीजेपी के लीडर हैं, उनके ज़रिए से ये प्रोपगेट किया गया कि जिस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ चलाया गया था, उसकी जो वर्षगांठ है, उसी वर्षगांठ के मौके पर, उसी जो है बरसी के मौके पर भारत जोड़ो आंदोलन की हम शुरुआत करेंगे, उसका आगाज़ करेंगे। बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ इकट्ठा हुए और बहुत सारे लोग वहाँ पर पहुँचे।
हालांकि उस दिन ज़बरदस्त तरीके से बारिश हो रही थी और साथ ही साथ जो है वो भारत के जो खिलाड़ी हैं वो ओलंपिक में बेहतरीन मुजाहरा कर रहे थे। उस सब के बावजूद वहाँ पर बड़ी तादाद में पहुँचे, कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियाँ उड़ाई गई और उसी दरमियान ये वीडियो सामने आता है जिसमें बहुत ही इश्तियाल अंगेज और नफरत भरे नारे जो है वो लगाए गए और उस प्रोग्राम को लेकर के हालांकि कई तरह की सफाई देने की कोशिश की गई, लेकिन इतवार के दिन का ये मामला है, उसके बाद से लगातार इसके खिलाफ लोगों का गुस्सा सामने आया और अलग अलग जगहों पर FIR हुई और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को आज हिरासत में लिया है। अभी ताज़ा अपडेट हिरासत में लिया, फिर उनको गिरफ्तार किया। ताज़ा अपडेट ये है कि उनको मेडिकल के लिए ले जाया गया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पटियाला हाउस अदालत में उनको पेश किया जाएगा। उनके खिलाफ जो दफात लगाई गई हैं उनमें खास तौर से 153 यानी नफरत अंगेजी का मामला और DDMA एक्ट यानी कि कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने का मामला दर्ज किया गया है। तो 4 से 5 साल की सजा का इन तमाम मामलों में हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है, दिल्ली पुलिस की जो साख इससे पहले दांव पे थी, कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने उसको बचाने की कोशिश की है और देखा जाए तो इस मामले में चाहे कौमी अखिलती कमीशन हो, उसकी तरफ से भी बहुत सोमोटो एक्शन के तहत दिल्ली पुलिस कमिश्नर को तलब किया गया और वहाँ पर जो स्टेटस रिपोर्ट है वो दाखिल की गई। बहरहाल इस मामले में अभी और भी गिरफ्तारियों की बात हो रही है क्योंकि 2 जो कलीदी मुल्जिमान हैं वो फरार हैं। उसमें खास तौर से एक दीपक नाम का है, उसको लेकर के उसको कहा गया, नोटिस दिया गया है कि वो तफ्तीश में शामिल हो जाए। लेकिन इस मामले में सबसे अहम बात यह है कि बहुत ही पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट के करीब है, PMO है और वहां पर इस तरह की नारेबाजी हो जाती है। हालांकि उससे पहले आपने देखा है वहां पर किसानों की संसद लग रही थी और उसको लेकर के जबरदस्त सिक्योरिटी थी, लेकिन उसके बावजूद ये वहां पर नारेबाजी हुई और अब ये कार्रवाई बहरहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से जरूर हुई है। विशाल जी, और इसी बीच हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के जो MLA है अमानतुल्लाह खां, उन्होंने जो है एक ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में उन्होंने ये सवाल उठाया है कि दिल्ली पुलिस पर उन्होंने एक तरह से गुजारिश की है कि दिल्ली पुलिस सिर्फ इस मामले में जो है वो गिरफ्तारी करके ही अपना काम ना चला ले, बल्कि उनका ये कहना है कि अगर जैसा उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि अगर यहाँ पर कोई ऐसे मामले में कोई मुसलमान होता या कोई दलित होता या सिख भाई होते, जो उन्होंने लिखा है उसके मुताबिक, तो सिख कम्युनिटी से अगर लोग होते तो उनके खिलाफ जो है UAPA या NSA लगाकर उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जाता। तो अमानतुल्लाह खान ने ये मांग रखी है दिल्ली पुलिस से कि ये जो लोग हैं जिन्होंने ऐसी जहरीली नारेबाजी की है और मुल्क की इमेज को, मुल्क की शबीह को ख़राब कर रहे हैं, एक ऐसे मौके पर जब हिंदुस्तान जो है अक़वाम मुत्तहिदा में यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सदारत कर रहा है, जहां से एक बहुत अच्छा जो हिंदुस्तान एक मैसेज दे सकता था, ऐसे मौके पे दिल्ली में जो हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत है वहां पर इस तरह के प्रोग्राम करके इन्होंने बहुत ज्यादा एक गलत छवि पेश की है। तो अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट में कहा है कि इन लोगों के खिलाफ भी NSA और UAPA के तहत कार्रवाई दिल्ली पुलिस करे। बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूं, हमारे साथ प्रेम कुमार है, सीनियर जर्नलिस्ट, और कलीमुल हफीज है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दिल्ली के सदर हैं। कलीमुल हफीज साहब, मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये सब कुछ सियासी है, चुनावी है, वक्ती है, या फिर इसके पीछे वाकई कोई बहुत एक लॉन्ग टर्म प्लान है जिसका ये हिस्सा है? आखिर ऐसे वाकयात के पीछे किसका दिमाग है, किसकी साजिश है, ये कौन है जो पर्दे के पीछे से सारा खेल खेल रहा है? देखिए, ये सियासी भी है और शर्मनाक भी है, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग उन शरपसंदों की है जो इस मुल्क को कमज़ोर करना चाहते हैं, जिनको इस मुल्क की अमन, इस मुल्क की तरक्की पसंद नहीं है। ये उन लोगों की प्लानिंग भी है। सवाल ये है कि जिस मुल्क को अक़वाम मुत्तहिदा में सदारत मिली हो, उस मुल्क का वज़ीर आज़म के बिल्कुल नज़दीक यानी 5 मिनट की दूरी पर इस तरह के शरपसंद अनासिर वो ऐसी नारेबाजी करते हैं और उनके ख़िलाफ़ दिल्ली पुलिस ने बहुत मजबूरन ये कार्रवाई की है। और वो भी कार्रवाई सिर्फ इस बात के लिए की है कि उन्होंने DDMA एक्ट तोड़ा और बिना परमिशन के
रैली निकाली। इस बात के लिए नहीं की है कि वो पूरे हिंदुस्तान में एक पूरी नफरत फैला रहे हैं वो स्लोगन्स, और एक इतनी बड़ी कम्युनिटी 20 करोड़ कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए, यानी कि उन पे तो एनएसए और यूएपीए से भी बड़ा कोई और संगीन धारा में जुर्म लग सकता है, वो लगाना चाहिए। तो चूंकि उन पे इसलिए नहीं लगेगा और दिल्ली पुलिस नहीं लगाएगी क्योंकि उनको पता है कि उनकी पुष्टपनाही बीजेपी कर रही है, संघ परिवार कर रहा है, ये हिंदू भगवाधारी संगठन है, ये सब कर रहे हैं और ये जानबूझ के होता है। इन्हें कतई परवाह नहीं है कि हिंदुस्तान की छवि का क्या होगा, हिंदुस्तान का जो वजीर आजम है उसकी जो इमेज खराब हुई है, जो उन्हीं का वजीर आजम है और उन्हीं का संघ परिवार से आता है, इन्होंने उसकी भी इज्जत का ख्याल नहीं रखा है। ये मुल्क के ख्याल क्या रखेंगे। दूसरी तरफ जब पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था कि जिन साहब ने यहीं पे इसी कनाट प्लेस में रैली निकाली थी और ये कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो, और बाकायदा उनको फिर एजाज मिला और वो मंत्री बना दिए गए, और आज वो फिर उनको मंत्री बना के, पहले स्टेट थे अब उसे कैबिनेट बना दिया गया। तो ये सरकार का मोडस ऑपरेंडी है, ये सरकार ही ये सारे काम कराती है। इसको न संविधान की परवाह है न देश की परवाह है। एक तरफ किसान जो बेचारे 8.5 महीने से अपनी डिमांड को लेके दिल्ली के सड़कों पर पड़े हुए हैं, और वो जब जंतर मंतर पर संसद लगाते हैं तो उनका एक एक आदमी गिना जाता है, एक एक किसान काउंट करती है दिल्ली पुलिस। और इसी दिल्ली पुलिस को 24 जुलाई को एलजी दिल्ली ने एनएसए लगाने के पूरे इख्तियार दे रखे हैं। और यही दिल्ली पुलिस जो जामिया में कुछ बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पे एक सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट के खिलाफ एक प्रोटेस्ट अरेंज करने के लिए कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसी व्हाट्सएप ग्रुप की चैट के बिना पर जामिया के दसियों लोगों पर एनएसए और यूएपीए लगा देती है दिल्ली पुलिस, और अदालतें भी उसको जो है मान लेती हैं। तो क्या ये समझा जाए कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई जो अभी हुई है वाकई वो एक खानापुरी। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट प्रेम कुमार हैं, और नाज़रीन आपको बताना चाहेंगे कि हमने बहुत कोशिश की, बार बार कोशिश की कि बीजेपी का भी कोई नुमाइंदा हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो, वो अपनी बात रख सके, वो ये बता सके कि क्या अश्वनी कुमार उपाध्याय, क्या वो जो बीजेपी के लीडर हैं, एडवोकेट भी हैं, जो उनका कहना था कि जब मैं वहां था और जब तक मैं वहां था तब तक नारेबाजी नहीं हुई, ये कुछ और लोग हैं, या वीडियो को जो है वो डिस्टॉर्ट किया गया है, वीडियो में कुछ छेड़छाड़ करके, वो अपनी बात रखते। लेकिन बीजेपी की तरफ से किसी ने भी इस मौजू पर हामी नहीं भरा कि वो शामिल हो प्रोग्राम में, अपनी बात रख सकें। बहरहाल हमने आपको बताना जरूरी समझा। हमारे साथ प्रेम कुमार है, सीनियर जर्नलिस्ट। प्रेम कुमार साहब, एक तरफ हिंदुस्तान जो है वो दुनिया में शोहरत कमा रहा है, हिंदुस्तान ने ओलंपिक में भी अपनी अच्छी खासी धाक दिखाई है, हमारे जो खिलाड़ी हैं वो अपना पसीना बहाकर बरसों की मेहनत से उन्होंने हिंदुस्तान का झंडा थोड़ा ऊपर किया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पहली बार किसी वजीर आजम ने हिंदुस्तान के वहां सदारत की। एक तरफ ये जो है तमगात हैं, जो अच्छी बातें हैं हिंदुस्तान की, वहीं मुल्क की दारुल हुकूमत यानी राजधानी में जहां पर कोविड प्रोटोकॉल नाफिज है, वहां पुलिस की इजाजत के बगैर हजारों की भीड़ का इकट्ठा हो जाना, ये शह कहां से मिल रही है? ऐसे बयान देना, ऐसी नारेबाजी करना कि जिसे हम दोहरा भी नहीं सकते, ये शह कहां से मिल रही है? 8 तारीख को मामला हुआ, जब काफी कुछ मीडिया में, सोशल मीडिया में चीजें आ गई, तब 10 तारीख को गिरफ्तारी हुई। ये शह कहां से मिल रही है? कौन है इसके पीछे? निश्चित रूप से ये बहुत चिंताजनक सवाल है विशाल आजम जी। ये पूरे हिंदुस्तान में पिछले कुछ समय से जो राजनीति को नफरत के हिसाब से बांट करके पूरे देश को बांटने की कोशिशें हुई हैं, और उसको रोकने का कोई संजीदगी से कोई प्रयास नहीं दिखा है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। घटनाएं तो होती हैं, हो सकती, बहुत सारे शरारती तत्व भी होते हैं, हो जाते, लेकिन उसके बाद हमारी प्रतिक्रिया अगर सही हो, प्रशासन की, सरकार की प्रतिक्रिया सही हो, तब हम ये मान सकते हैं कि वो आइसोलेटेड घटना है। लेकिन सीरीज में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और उसको रोकने के नाम पर कुछ किया नहीं जा रहा है, इसके बजाय ऐसी ही घटनाएं अगर राजनीतिक विरोधी कोई करता है तो उसके लिए तो तमाम कानून मौजूद है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होता है, जेल डालने में भी कोई संकोच नहीं किया जाता है। आज देखिए, अश्विनी उपाध्याय जी का बचाव कर रहे हैं बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता कि उस फ्रेम में नहीं दिख रहे हैं जिस फ्रेम में ये नारेबाजी हो रही थी। आप बताइए, कन्हैया कुमार किस फ्रेम में दिख रहा था? कन्हैया कुमार भी तो किसी फ्रेम में नहीं था। जेएनयू के भीतर जो वो देश विरोधी नारे लगे थे,
लेकिन कन्हैया कुमार के ऊपर जो ज्यादती हुई, जो उन पर मुकदमे डाले गए, जिस तरह से वकीलों ने पीटा, ज्यादती मैं इसलिए कह रहा हूं, वकीलों ने पीटा, वो देश के सामने है। तो जो सलूक कन्हैया कुमार के साथ हुआ, वही सलूक अश्विनी उपाध्याय के पास साथ क्यों नहीं होना चाहिए? या अगर अश्विनी उपाध्याय को संदेह का लाभ दिया जाए तो कन्हैया कुमार को क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? इसी तरह से और भी उदाहरण पेश किए जा सकते हैं। मैं शर्जिल इमाम का उदाहरण इसलिए नहीं रखता क्योंकि बहुत सहूलियत होती है इसको हिंदू मुसलमान में बांट कर देखने की, इसलिए मैंने कन्हैया कुमार का उदाहरण रखा। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि देखिए, सीएए के विरोध में आंदोलन हो रहा था शाहीन बाग में, लगातार 2 से 3 बार ऐसी घटनाएं घटी, बंदूक पिस्तौल चल गई, गोली चली, लेकिन वो भी पुलिस के सामने में चली। लेकिन उन लोगों का क्या हुआ? उन पर क्यों नहीं एनएसए लगा? उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और उनमें से ही कोई एक व्यक्ति फिर दोबारा हरियाणा में वैसी ही घटना को अंजाम देता है, हेट स्पीच करता है और खुलेआम करता है, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। दिल्ली पुलिस का तो लगातार जो इतिहास दिख रहा है पिछले 1.5-2 साल में, इतनी फटकार लग चुकी है अदालत से, इसके बावजूद दिल्ली पुलिस जो है, आप देखेंगे दिल्ली दंगे में एक के बाद एक मामले सामने आए जिसमें उसकी भूमिका पर सवाल उठे। अदालत ने पूछा कि अगर हिंदू मुस्लिम दंगा है तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर हमला कैसे कर सकता है? ये भी सवाल रखे। बहुत सारे सवाल आए जिसमें दिल्ली पुलिस के पास कोई जवाब नहीं। इस घटना में भी देख लीजिए विशाल जी, इस घटना में पुलिस ने क्या किया? पहले बिना नाम के एफआईआर दर्ज किया गया अज्ञात लोगों के खिलाफ। जब बहुत हल्ला हंगामा हुआ तो 6 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, वो भी ऐसी धाराओं में जो कि छूट जाएंगे, कुछ होना नहीं है। लेकिन इन्हीं सब कारणों से ये शक शुबा जो है विश्वास में बदल जाता है। ये घटनाएं चुनिंदा लोगों की घटनाएं नहीं है, ये सीरीज में हो रही हैं। हिंदुस्तान की एकता और अखंडता और सौहार्द और भाईचारे को चोट पहुंचाने के लिए हो रही है। और सैद्धांतिक तौर पर देखें तो जो ओकेजन था भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय आप क्या उसको मुसलमान भगाओ आंदोलन में बदलना चाहते हैं? आप किस तरह के नारे लगा रहे हैं? ये भारत जोड़ो आंदोलन आपने मुंह दिखाने के लिए कह दिया कि भारत जोड़ो आंदोलन, लेकिन नारे तो लग रहे हैं ऐसे कि मारो काटो भगाओ। ये कौन सा नारा है? तो ये कौन सा नारा है? और इसी से ये सवाल पैदा हो रहा है कि दरअसल हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और इतना बड़ा दुनिया का एक जमहूरी मुल्क जिसकी अपनी एक अलग साख है, यहाँ डेमोक्रेटिक राइट्स है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का रूल है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ये इतनी हिम्मत इन लोगों को कहां से आ जाती है? अश्विनी उपाध्याय की बात करें तो वो तो खैर खुद बीजेपी के लीडर ही हैं, एडवोकेट ही हैं, लेकिन बाकी जो लोग भी इसमें शामिल थे, कैसे वो ये सारी बातें कर गुजरते हैं? कलीमुल हफीज साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा जानने के लिए कि क्या इसका आप कुछ देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस पर कुछ इस तरह से कोई रोक लग पाएगी, या जिस तरह का जैसा प्रेम जी कह रहे हैं कि ये सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स है, और सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स का मतलब ही होता है कि अगर क्या ये मुमकिन तो नहीं है कि अश्विनी उपाध्याय जो बीजेपी के समझदार लीडर हैं, एडवोकेट हैं, वो कोई ऐसा काम बिना बीजेपी के बड़े लीडरों के राय मशवरे के वहां कर गुजरेंगे? तो इससे क्या सबक लेना चाहिए? क्या मतलब पैगाम क्या जा रहा है? क्या मुल्क में हालात और इस तरह के बिगड़ते चले जाएंगे और पुलिस जो है लापरवाही बरतती चली जाएगी? देखिए, ये बिना लीडर के, बिना पार्टी के परमिशन के या उनकी पुष्टपनाही के कोई भी ये कदम नहीं उठा सकता। तो ये तो जग जाहिर है कि ये बीजेपी और संघ परिवार की पुष्टपनाही है, इसलिए ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इसको अकेले देखने की जरूरत नहीं है। ये सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में अभी एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, और एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली का माहौल ये खराब करना चाहते हैं। और इसमें अभी आपने हज हाउस का मामला देखा कि हज हाउस जो 2008 से उसका संग बुनियाद रखा गया और 13 साल से वो फाइलों में घूमता रहा, लेकिन यहाँ सिर्फ बीजेपी को आप दोष दें इतना काफ़ी नहीं है। यहाँ आपको दूसरी और जो नाम नेहाद जो सेकुलर पार्टी है, आम आदमी पार्टी, उसका भी रवैये पे गौर करना होगा। जब वो कुछ चंद गुंडे द्वारका में जाके और वो एक हज हाउस के खिलाफ और एक पूरी कम्युनिटी के खिलाफ वहाँ नारे लगाते हैं,
और वो ये कहते हैं कि साहब यहाँ हम बनने नहीं देंगे, यहाँ कश्मीर बन जाएगा, तब भी दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने मुंह में दही दमा के बैठ जाता है और कोई उसकी जुबान नहीं खोलता। वो अपने एक एमएलए से ट्वीट करा देता है उसकी, जब फिर और वो इंसिडेंट को और कंटिन्यू करिए, वो 8 अगस्त का टाइम देते हैं कि हम 8 अगस्त को आएंगे जंतर मंतर पे और हम वहां पे धरना देंगे और वहां पे रैली निकालेंगे। तो बाकायदा उन्होंने पहला ऐलान पहले ही कर दिया था। अब वो 8 अगस्त को यानी कि पहले 6 अगस्त को किया, 8 अगस्त को ये रैली निकाल कर ये गंदे और जो जिस तरह के शर्मनाक इन्होंने नारे लगाए, ये भी मुख्यमंत्री की नॉलेज में था। वैसे तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया छोटी छोटी बातों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बैठ जाते हैं, लाइव करते हैं, बाकायदा फेसबुक पर आते हैं इन दोनों इंसिडेंट पे, जिससे न सिर्फ जिसके तहत दिल्ली की पुलिस है, लेकिन जो दिल्ली की सरकार है, वजीर आला अरविंद केजरीवाल है, वो भी जो है ऐसे मौके पर बिल्कुल वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। जाहिर है इससे किसी को फायदा पहुंचता है, किसी के विश्वास और यकीन को बहुत धक्का भी पहुंचता है। खुर्रम, मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं। इस तस्वीर में पुलिस का यह कहना है, जब नेशनल माइनॉरिटी कमीशन ने इस पर रिपोर्ट दिया था तो पुलिस के जो डीसीपी या डीएसपी है, उन्होंने रिपोर्ट की माइनॉरिटी कमीशन को और अपनी तरफ से बातें रखी हैं। मैं आपसे खुर्रम ये जानना चाहता हूं कि माइनॉरिटी कमीशन जो है, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, उसका इस पर क्या रद्द-ए-अमल रहा है और क्या वाकई नेशनल माइनॉरिटी कमीशन इस मामले से जो पुलिस ने रिपोर्ट दी उससे वो मुतमईन है? क्या ये 6 ही नाम ऐसे हैं जो कि नारे लगाने वालों में और गंदी गालियां और एक मजहब का नाम लेकर जो है बुरे अल्फाज अदा करने वालों में कई लोग हैं जो वीडियो में इस वक्त भी हम दिखा पा रहे हैं? देखिए, दिल्ली पुलिस की तरफ से जो तमाम बातें आई हैं उसमें यह कहा गया है कि 6 लोगों को गिरफ्तार ज़रूर कर लिया गया है और दो लोग और हैं जो कलीदी मुलजिम हैं, वो फरार हैं। तो उनको भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जहां तक कौमी अक़लियती कमीशन का मामला है, उसकी तरफ से कल ही सो मोटो एक्शन लेते हुए एक नोटिस जारी किया गया था और नई दिल्ली के डीसीपी दीपक यादव को स्टेटस रिपोर्ट के साथ तलब किया गया था। आज वो वहां पर पेश हुए और उन्होंने तमाम कार्रवाई का भरोसा दिलाया जिस पर कौमी अक़लियती कमीशन को भरोसा ही करना था। इसके अलावा कौमी अक़लियती कमीशन क्या कर सकता था, क्योंकि कौमी अक़लियती कमीशन एक एडवाइजरी बॉडी है और अपनी तरफ से जो कर सकता था कमीशन ने किया। और कमीशन के वाइस चेयरमैन आतिफ रशीद ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो चाहते हैं कि इस मामले में सख्त कार्रवाई हो और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है उन्हें उम्मीद है कि और बेहतर तरीके से ये काम होगा। तो ये तमाम जो इदारे हैं वो सरकारी इदारे हैं और इस मामले में वाकई पुलिस ने पहली बार कहना चाहिए कि इससे पहले आपको मालूम होगा जिस तरीके से संज्ञानंद सरस्वती ने दिल्ली के प्रेस क्लब में किस तरीके से इश्तियाल अंगेजी की थी और उसके बाद एक बड़ी मुहिम भी सोशल मीडिया पर और तमाम लोगों की तरफ से एतराज़ ज़रूर दर्ज कराया गया था, लेकिन उस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई थी जिसकी वजह से कुछ जो शरअंगेज लोग हैं उनके हौसले ज़रूर बुलंद हुए और जो है हालात जो है वो यहाँ तक पहुँचे। अब क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है तो ये उम्मीद ज़रूर की जानी चाहिए कि शायद भारतीय जनता पार्टी और हुकूमत ये ज़रूर चाहती है कि वो बयानबाजी के सूरत में या सामने आने के बजाय वो ज़रूर उनको ये पेश करना चाहिए, अमली नमूना पेश करना चाहिए कि वो वाकई कार्रवाई कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जो कलीदी मुलजिम हैं, जो असल गुनाहगार हैं, वो कहीं पीछे छूट जाएं और कुछ ऐसे लोग जद में आ जाएं जो बाद में अदालत से छूट जाएं। तो बड़ी सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है और देखना ये होगा क्या इस मामले में केजरीवाल सरकार वाकई क्या एनएसए लगाने की सिफारिश करती है, गृह मंत्रालय की तरफ से क्या सेव इंडिया फाउंडेशन के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। तो ये तमाम एस्पेक्ट अपनी जगह हैं, लेकिन सरकार को फिलहाल जो है काम करती हुई जरूर दिखाई दे रही है। विशाल, तो सेव इंडिया फाउंडेशन के लोग भी उससे शामिल थे। प्रेम कुमार जी, मेरा एक सवाल यहां पर है। अश्विनी उपाध्याय जिस मंच पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे और उसके पीछे एक बैनर लगा था, उसमें लिखा था भारत बचाओ अभियान या आंदोलन, तो क्या ये भारत वाकई क्या खतरे में है जब उन्हीं की पार्टी के जो उनकी पार्टी की सरकार है मरकज में यानी केंद्र में और मेजॉरिटी की सरकार है और उनकी पार्टी की सरकारें कई दूसरे रियासतों में भी हैं। पहली बात। दूसरी बात यह कि फिर बीजेपी के लीडर को भारत बचाओ आंदोलन करने की जरूरत क्या पड़ती है? वो सरकार में वो जो चाहे वो कदम उठा ले। और जो इन्होंने लिख रखा है कि जनसंख्या नियंत्रण पर और यूनिफॉर्म सिविल कोड और घुसपैठिया नियंत्रण और समान शिक्षा और धर्मांतरण रोक, तो इसके लिए उनको इस तरह का प्रोग्राम करने की क्या जरूरत है? वो तो सरकार में जो चाहे वो कानून ले आए। प्रेम कुमार जी, क्या है मतलब इसका? देखिए, अश्विनी उपाध्याय जी वकील हैं और मैं ये मानता हूं कि पिछले 2 साल से वो ऐसे मुद्दों को उठा करके सामने रख रहे हैं
जिसमें कुछ बहुत जेन्युइन भी लगता है कि अंग्रेजी राज के कानून को बदल देना चाहिए, और उनमें से कई को आपत्ति भी हो सकती है। तो ये हर व्यक्ति का अधिकार है अभियान चलाना, मांग करना। यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी वो मांग करते हैं, जनसंख्या नियंत्रण की भी मांग करते हैं, ये उनका पक्ष हो सकता है। हम सहमत हैं या असहमत हैं, ये भी हमारा चॉइस हो सकता है। लेकिन इन सब मांगों के साथ जब आप आंदोलन में जाते हैं, जंतर मंतर पर धरना करते हैं और इस तरह की नारेबाजी होती, सिर्फ ये हेट स्पीच नहीं है, ये श्री राम के नारे का दुरुपयोग है। ईश्वर के नारे के साथ जो खतरा हम लगातार देख रहे थे, पश्चिम बंगाल में जय श्री राम का नारा राजनीतिक नारा बन गया। अब क्या जय श्री राम के नारे को आप हेट स्पीच में बदल देंगे? हम जय श्री राम बोलेंगे, उससे क्या हेट की ध्वनि आएगी? ये खतरा इन लोगों ने, इस भीड़ ने उपस्थित तो ये खतरा बहुत अहम है, और इस खतरे को भांपना, इस खतरे के वजह का जो एक माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ सकता है, उससे बचने की जरूरत है। प्रेम कुमार जी, कलीम और हफीज साहब, बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है। खुर्रम, आपका भी शुक्रिया। और नाज़रीन, देखना यह होगा कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई कहां तक होती है और कितनी सख्त कार्रवाई होती है। क्या ऐसी दफात ही रह जाएंगी कि बहुत जल्द उन्हें फिर रिहा कर दिया जाएगा और फिर वो जो चाहे करते फिरेंगे? आदा।